डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट वाटर रिलेशन में जल का महत्व और जल के भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप इस पेपर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है। प्लांट फिजियोलॉजी विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वो एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधे की सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये जैविक क्रियाएं पौधे के किसी भी अंग में, कोशिका में या उप कोशिका स्तर पर संपन्न होती है और इन्हीं की सफलता के फलस्वरूप पौधा जीवित रहता है और उसमें वृद्धि होती है। प्लांट फिजियोलॉजी को फाइटोफिजियोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोफिजियोलॉजी का मतलब है, फाइटो मीन्स फाइटो एक ग्रीक वर्ड है, उसका अर्थ है प्लांट। फैलिस का मतलब है प्रकृति और लोगस है अध्ययन, यानी पादप की प्रकृति का अध्ययन। तो पादप कार्यकी जो है वो एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों में होने वाली एक्टिविटीज, उनके फंक्शंस और उनके रेस्पॉन्सेस को अध्ययन करते हैं। पादप कार्यकी की विषय वस्तु को देखें तो उसको हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला खंड जो है या पहला भाग है, उसके अंतर्गत आता है पौधे का जल संबंध, वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट। इस टॉपिक में, इस विषय वस्तु के अंदर उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, स्टोमेटल मूवमेंट, ट्रांसपिरेशन एंड स्ट्रेस डेवलपमेंट। ये सब बायोफिजिकल नेचर की होती है, जैव भौतिकी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये जैव भौतिकी प्रोसेसेस है। सेकेंड विषय वस्तु में हम पढ़ते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म में उन सभी क्रिया, सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अगर इन प्लांट उपापचय को या पादप जो उपापचय है, इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक अपचय, एक उपचय। एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का में उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। संश्लेषण यानी कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, इसी तरीके से प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, ये सब एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं और उनको हम इस पादप उपापचय में अपचय क्रियाओं के अंदर, उपचय क्रियाओं के अंदर पढ़ते हैं। इस तरह से उपचय क्रिया में क्या होता है, अपचय क्रिया में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होगा, जैसे श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का टूटना, ये क्रिया जो है वो हम कैटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। इसी तरीके से विषय वस्तु का जो तीसरा खंड है उसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मॉर्फोजेनेसिस, जिसमें हम पादप की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक जैसे प्लांट रेगुलेटर्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स। हम लोग सब जानते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर्स, पौधे में भी हार्मोन्स की जरूरत होती है, ग्रोथ हार्मोन्स, और ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। इसी तरीके से वृद्धि और विकास में हम क्रियाएं पढ़ेंगे फोटोपीरियडिज्म, दीप्ति कालता। फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मतलब पर्टिकुलर एक पीरियड का चाहिए, पीरियड का टाइम। किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग के लिए उसको एक पर्टिकुलर डे का एक पर्टिकुलर मतलब लंबा पीरियड या छोटा पीरियड की जरूरत होती है। इसी आधार पर हम बांटते हैं उनको, डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल डे न्यूट्रल होते हैं, इस तरीके से। इन्हीं क्रियाओं के अंतर्गत हम
वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण की क्रिया भी पढ़ते हैं, सेनिसेंस पढ़ते हैं, एजिंग पढ़ते हैं एंड डोमेंसी पढ़ते हैं। तो ये सभी विषय वस्तु जो है विषय वस्तु थर्ड के अंदर आती है, वृद्धि और मॉर्फोजेनेसिस। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पहली यूनिट है वाटर रिलेशन, पौधे का जल संबंध। जल संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, वाटर की प्लांट के लिए पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, और इस पानी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि जल एक अद्भुत यौगिक होता है और जल के अपने विशिष्ट रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। जल द्रव की तुलना में ठोस में ये कम सघन होता है। इसका अपना उच्च आसंजन बल और ससंजन बल होता है, एडिसिव फोर्सेस एंड कोएफिशिएंट फोर्सेस होते हैं। जल तीनों रूपों में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में मतलब बर्फ के रूप में मिलेगा ठोस, लिक्विड में आपको जैसा जो हम यूज करते हैं, और गैस जब उसको पानी को बॉईल करते हैं तो गैस फॉर्म में आता है। तो ये तीनों फॉर्म में मिलता है। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जहाँ अधिकतर सभी ये सार्वत्रिक विलायक है। बहुत सारे मैक्सिमम सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर डिसोल्युबल होते हैं। प्रकृति में ये इसकी अतुलनीय बाहुल्यता है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व उच्च होता है। इसकी पीएच न्यूट्रल होती है, 7 होती है। इसका अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये तो हमने पढ़ी कि जल की ये स्पेशल भौतिक और रासायनिक गुण इसमें पाए जाते हैं। पौधे के लिए सभी जैविक क्रियाओं में जल की एक अपना महत्व होता है। जल हमको पता है कि प्रकृति में जो लाइफ स्टार्ट हुई, प्लांट किंगडम में भी हम कहेंगे कि जैसे थैलोफाइट्स आए, तो थैलोफाइट्स में कहाँ पे, उसमें एल्गी भी कहाँ डेवलप हुई, पहले पानी में। तो जीवन जो स्टार्ट जो हुआ वो हुआ जल में। लेकिन जैसे जैसे उद्विकास हुआ, इवोल्यूशन हो गया, तो इवोल्यूशन में प्लांट्स जो है वो लैंड की तरफ हो गए। जैसे अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं प्लांट किंगडम में, तो पहले थैलोफाइट्स आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। तो एंजियोस्पर्म ये सभी प्लांट जो है लैंड की तरफ हो गए। लेकिन फिर भी इन प्लांट्स में जल की अनिवार्यता से ये मुक्त नहीं हुए। जल फिर भी उसमें जल की इम्पोर्टेंस है। इसलिए जल को जीवन का रस या जीवन का सुरभित रस कहा जाता है। आज हम वाटर की जल के विभिन्न महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि जल का पादप कार्यकी में जल का क्या महत्व है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है, जल हमको पता है कि ये जो प्लांट सेल के अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट सेल में होगी, और सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म का 90 to 95% पार्ट क्या है, वाटर होता है। अगर इसमें से वाटर निकल जाए तो प्रोटोप्लाज्म इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाता है। बहुत सारे कार्बनिक विलायक जैसे कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, ये जल के अभाव में अपने रासायनिक और भौतिक गुणों को इनके रासायनिक और भौतिक लक्षणों को ये खो देते हैं। अगर जल नहीं है तो इनकी खुद के कोई भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। जल एक माध्यम का भी काम करता है, मीडियम है। जैसे हमको पता है कि गैस एक्सचेंज हो रहा है या खनिज लवण जो है कोशिका से बाहर से अंदर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उन मिनरल्स को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ले जाने का काम, इसी तरह से गैसेस को वायुमंडल से प्लांट में और प्लांट से बाहर जाएंगी, तो उनके लिए मीडियम भी कौन होता है, उनके लिए मीडियम हमारा वाटर होता है। तो वाटर एक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है फॉर गैसेस एंड मिनरल्स के लिए। जल कोशिकाओं की स्फीति को भी बनाए रखता है।
अगर सेल जैसे अब हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा जब कोशिका में पानी अंदर जाता है तो वो कोशिका उस पानी को लेके अपना वो पानी ले लेती है और स्फीत हो जाती है। इस स्फीति के कारण ही उनमें स्फीति के कारण ही अब उसके अंदर विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है। तो टर्जिडिटी हुई, तो टर्जिडिटी के कारण ही एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस हुआ। तो विभिन्न जैविक क्रियाओं कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखने के लिए भी जल आवश्यक होता है। कई सारी उपापचय क्रियाएं हैं, उनमें भी जल जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट मीडियम का काम करता है और इसलिए जल को एक आदर्श या आइडियल मीडियम भी कहा जाता है। जल विभिन्न जैविक क्रियाओं में परोक्ष रूप से या डायरेक्टली काम में आता है। जैसे हम कहें कि कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक अम्लों में इंटरकन्वर्जन होना या अम्लों का वापस कार्बोहाइड्रेट में होना, तो हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन भी किस कारण हुआ? जल के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो रही। तो इस क्रिया में भी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो वाटर आया वो हाइड्रोजन का संभारक है, हाइड्रोजन परमाणु का संभारक है और इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट अब है कि नवजात अंगों की वृद्धि भी किस कारण होगी? अगर कोई ग्रोइंग जैसे सीडलिंग है, सीडलिंग की जो ग्रोथ भी जो होती है वो भी किसके कारण? अगर उसको पानी मिलता है, पानी से उसकी ग्रोथ होती है। जल द्वारा उसकी स्फीति भी इसी के कारण होती है। जल अनेक पदार्थों का विलायक भी है, अनेक पदार्थों का विलायक और वाहक दोनों होता है। जल की अपनी विशिष्ट ऊष्मा होती है और इस विलक्षण विशिष्ट ऊष्मा के कारण ये ताप क्रम प्रतिरोध का भी कार्य करता है। तो जल के द्वारा किसी भी विलयों का परिवहन, जैसे सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट करना है तो सॉल्यूट ट्रांसपोर्टर थ्रू वाटर ही होगा। स्थानांतरण है युग्मकों का, युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया तो वहां पर भी जरूरत किसकी होगी? वाटर इज नेसेसरी। इसी तरह से बीजाणुओं, बीजों और फलों के प्रकीर्णन और वितरण में भी जल की इंपॉर्टेंस होती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जल प्लांट के लिए जल का एक इम्पोर्टेंस, जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी जैविक क्रियाओं में जल एक अपनी इम्पोर्टेंस देता है। इन सभी जैविक क्रियाएं, जैसे ये सभी जैविक क्रियाएं हम पढ़ेंगे, चाहे ऑस्मोसिस है या विसरण है, इन सभी क्रियाओं में हम आगे के चैप्टर्स में, आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।